नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही आइए कच्चा चिट्ठा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वायरस के वार से भारत समेत दुनिया भर के तमाम देश करा रहे हैं। रोजाना हजारों लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं। इस महामारी ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। और गौर करने वाली बात यह कि दुनिया के कई देश इसे चीनी वायरस भी कहते हैं। इनका मानना है कि चीन की वजह से ही यह वायरस पैदा हुआ और पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में इसने ले लिया। आपको याद होगा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरोना को चीनी वायरस की संज्ञा दी थी। लेकिन क्या वाकई जिस वायरस से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं वो चीन से ही पैदा हुआ है? संशय अब भी बरकरार है, क्योंकि WHO तक को इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि पूरी दुनिया में कोरोना फैलने से 1 महीने पहले चीन के वुहान लैब के 3 शोधकर्ता बीमार पड़ गए थे और इन्हीं तीनों शोधकर्ताओं में कोरोना के लक्षण पाए गए थे और अस्पताल में इनका इलाज भी चला था। उस वक्त चीन ने इस पूरे मामले को दबा दिया था। मतलब ये कि कोरोना के वुहान कनेक्शन की बात खोखली नहीं है। कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जिंदगियां निगल ली। भारत में तो कोरोना की दूसरी लहर से मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई। WHO के अलावा कई देश इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि कोरोना कहीं इंसान का बनाया वायरस तो नहीं है। कहीं चीन के वुहान लैब से इस घातक वायरस का कोई कनेक्शन तो नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है, जबकि चीन इससे पल्ला झाड़ता रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे कोरोना वायरस के वुहान कनेक्शन पर कहीं न कहीं मुहर लगती नजर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि चीन की वुहान स्थित प्रयोगशाला से ही ये घातक वायरस सामने आया और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट की माने तो दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से पहले चीन में वुहान की लैब के शोधकर्ता इससे संक्रमित हुए थे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार हुए थे। उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। गौर करने वाली बात यह कि इन शोधकर्ताओं में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे से फिर एक बार चीन की वुहान लेबोरेटरी के ऊपर सवालिया निशान लग गए हैं। ये पहली बार है कि इस बात का खुलासा हुआ है कि नवंबर 2019 से पहले वुहान लेबोरेटरी के 3 शोधकर्ता बीमार हुए थे और उन्हें कोरोना के लक्षण थे और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। WHO की आगामी बैठक कोरोना वायरस के ओरिजिन के ऊपर फिर से होने जा रही है और आगे चलकर क्या करना है इसके ऊपर भी विचार विमर्श होगा। सच क्या है और झूठ क्या? चीन के वुहान लैब के शोधकर्ता कोरोना पॉजिटिव हुए थे या नहीं? दुनिया में कोरोना फैलने से 1 महीने पहले वुहान की लैब में क्या हुआ था? वुहान से कोरोना पूरी दुनिया में फैला या नहीं, इसकी पड़ताल चल रही है। लेकिन यह भी सच है कि नवंबर 2019 के बाद यानी दिसंबर जनवरी के बीच दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के बारे में पता लग गया था।
यही नहीं, चीन के वुहान शहर से ही कोरोना से तड़प तड़प कर मरते लोगों की तस्वीरें सामने आई थीं। बीच सड़क पर लोग कोरोना से दम तोड़ते नजर आए थे। चीन की सरकार ने वुहान को पूरी तरह से सील कर दिया था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन या कहें WHO की एक टीम कोरोना वायरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान भी गई थी, लेकिन चीन ने WHO की टीम को कुछ इलाकों में जांच नहीं करने दी। ये बात भी सामने आई थी कि चीन ने इससे जुड़े सभी सबूत मिटा दिए, लिहाजा इस जांच में WHO के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया और ये पुष्टि नहीं हो पाई कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही फैला है। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब से ही कोरोना वायरस के फैलने को लेकर खुलासा किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वुहान से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। WHO डायरेक्टर जनरल ने कहा था उस समय पर कि लेबोरेटरी से कोरोना वायरस बाहर आने की जो थ्योरी है उसकी रिपोर्ट पर WHO टीम ने ज़्यादा तथ्य ना होने की वजह से उस पर ज़्यादा काम नहीं किया था और ज़्यादा गौर भी नहीं कर पाए थे। सो आगे चलकर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें कई आशंकाएं हैं कि ये आगे चलकर किस तरह की इन्वेस्टिगेशन WHO के तहत होगी। वैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल से पहले विज्ञान संबंधी मामलों पर लिखने वाले जाने माने ब्रिटिश लेखक निकोलस वेड ने भी वायरस की उत्पत्ति पर सवाल उठाए थे। वेड ने कहा था कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ता कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और चूहों को संक्रमित करने का प्रयोग कर रहे थे। इस तरह के प्रयोग के चलते ही कोविड-19 जैसा वायरस पैदा हुआ। यही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई लोग भी ये आशंका जता चुके हैं कि वायरस चीन की किसी प्रयोगशाला से फैला। हालांकि चीन इन बातों को नकारता रहा है और उसका कहना है कि ये वायरस सी फूड के जरिए देश में दाखिल हुआ। 2003 से ये BSL 4 लेबोरेटरी है जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड मानी जाती है। चीन में कई बार ऐसा हो चुका है कि जो बीजिंग की वायरोलॉजी लेबोरेटरी है वहाँ से कई तरह के कीटाणु बाहर निकल चुके हैं और वुहान की ये लेबोरेटरी चमगादड़ों के कोरोना वायरस के ऊपर शोध कर रही थी। दिसंबर 2019 में ही वुहान लेबोरेटरी ने कहा था कि उनके पास ऐसा सैंपल है जो कि सार्स कोविड-19 से 96% मिलता जुलता है। खैर, अमेरिकी अखबार का कोरोना के वुहान कनेक्शन से जुड़ा यह खुलासा ऐसे वक्त सामने आया है जब दुनिया भर में जारी कोरोना के कहर के बीच जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अहम बैठक शुरू हो रही है। यह बैठक 1 जून तक चलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था की यह बैठक कोविड संकट खत्म करने के उपायों और भविष्य में ऐसी किसी महामारी के रोकथाम पर चर्चा करेगी। इस बैठक में दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल, UN पर्यवेक्षक, सहयोगी सदस्य, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में कोरोना को रोकने के साथ वायरस के चीन कनेक्शन पर भी चर्चा होगी। अगर चीन ने जानबूझकर दुनिया पर यह महामारी थोपी है तो उसे उसके किए की सजा भी दी जाएगी। चीन के फैलाए कोरोना वायरस से जापान में दहशत फैल गई है। कोरोना को बहुत हद तक रोके रखने के बाद एक बार फिर ये महामारी जापान को अपने शिकंजे में लेती जा रही है। जापान के दूसरे सबसे बड़े शहर ओसाका में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ओसाका के अस्पताल लगभग फुल हो चुके हैं। यहाँ काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हिम्मत हारने लगे हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि ओसाका में सिर्फ एक दिन में ही कोरोना के करीब 4000 नए मामले सामने आए। यही नहीं, ओसाका में फैले कोरोना की वजह से वहां पाबंदियां भी लगा दी गई। लेकिन मुसीबत इससे भी बड़ी है। दरअसल जापान की जनता 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक को कोरोना की वजह से कैंसिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। लोगों का मानना है कि अगर जापान में ओलंपिक हुआ तो इससे महामारी और तेजी से फैलेगी। तो क्या टोक्यो ओलंपिक एक बार फिर टल जाएगा? जापान में कोरोना विस्फोट।
ओसाका पर वायरस का वार। टल जाएगा टोक्यो ओलंपिक। ऐसा लग रहा था कि जापान ने कोरोना पर काबू पा लिया। ऐसा लग रहा था कि जापान में कोरोना के मामले तेजी से घटने लगे हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। जापान में कोरोना ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। टोक्यो के बाद जापान के दूसरे सबसे बड़े शहर ओसाका में कोरोना के मरीजों की तादाद दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। वायरस के वार से ओसाका में त्राहिमाम मचा है। ओसाका में कोरोना के मरीजों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। पिछले गुरुवार को तो यहां कोरोना के एक दिन में 3,849 मामले सामने आए थे। ओसाका में कोरोना केस में 3 महीने की तुलना में 5 गुना अधिक उछाल दर्ज की गई है। डराने वाली बात यह है कि ओसाका के 348 अस्पतालों में 98% बेड कोरोना मरीजों से भर गए हैं। ओसाका में कोरोना युवाओं पर ज्यादा अटैक कर रहा है, जिससे वो गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। Simply put, this is the collapse of the medical system. We cannot take in patients. There are some intensive care unit staff saying they have reached a breaking point. In this regard, I think I need to think of personnel changes to bring in people with other hospital wings to support the ICU staff. जापान ने खुद को बड़े संक्रमण की लहरों से तो बचा लिया था, मगर जानकारों का मानना है कि ओसाका में कोरोना की चौथी लहर बड़ी तबाही मचा सकती है। ब्रिटेन के कोरोना वेरिएंट और सतर्कता की कमी से कोरोना अपना दायरा बढ़ा सकता है। हालांकि जापान की सरकार कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण पर जोर दे रही है। जापान की सरकार ने फाइजर के बाद मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका को मान्यता दे दी है, लेकिन अब भी जापान में करीब 2% लोगों को ही वैक्सीन की 2 डोज लग पाई है। मतलब ये कि खतरा बड़ा है। तो शायद यही वजह है कि ओसाका में बाजार बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं, पाबंदियां लगा दी गई हैं। In Osaka, new infections started to go south. And looking at our eyes to Tokyo, it has remained quite the same. We need to contain our outbreak, so we need to take all-out measures to do that. उधर ओसाका में कोरोना विस्फोट से एक बार फिर टोक्यो ओलंपिक टालने की मांग भी तेज हो गई है। पहले से ओलंपिक खेलों का विरोध कर रहे जापान के लोग अब इसे कैंसिल करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हजारों की तादाद में लोग हस्ताक्षर अभियान के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जापान के लोगों का मानना है कि ओलंपिक में 70 से 80 हजार एथलीट हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कई देशों के लोग भी जापान आएंगे, जिससे कोरोना विस्फोट का खतरा बढ़ जाएगा। オリンピックという形で外国から選手が来る、あるいは無観客になるかどうかわからないけども、もし観客として動いたらそれだけで感染率が高まる、そういうふうに思ってます。だからできるだけ今は人の移動を減らすということを国は言いながら、政府は言いながら人の移動を活発させるような動きをやるってことについては反対です。 ऐसे में सवाल ये कि क्या जापान की सरकार टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को टाल देगी? क्या पिछले साल की ही तरह एक बार फिर ओलंपिक का आयोजन नहीं होगा? जापान की सरकार क्या फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के सामने कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकना इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। और अब तक आपने देश में फैली नई महामारी ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस का नाम सुना होगा। आपने सुना होगा कैसे फंगस की फांस में आए लोग मौत के करीब पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अब बहरूपीय फंगस का पीला जहर सामने आया है। जी हां, ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है।
गाजियाबाद के एक मरीज में येलो फंगस पाया गया है, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उसका इलाज शुरू किया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक देश में येलो फंगस का ये पहला मामला है। इससे पहले ब्लैक और व्हाइट फंगस के मरीज ही मिले थे, लेकिन सवाल ये है कि येलो फंगस कितना घातक है, ये इंसान को अपनी चपेट में कैसे लेता है और क्या इस पीले जहर से बचने का कोई तरीका है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। देश में येलो फंगस की दस्तक। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है। फंगस की फांस से मचा कोहराम। जो कोरोना से ठीक हुए और कितने मरीज हैं, इसके लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। कोरोना से ठीक होने वाले कुछ मरीज अब जानलेवा फफूंद का शिकार हो रहे हैं। वायरस को मात देने के बाद सैकड़ों लोग फंगस की वजह से गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। देश में ब्लैक और व्हाइट फंगस जिस तेजी से पैर पसार रहा है, उसने सिस्टम की नींद उड़ा दी है। कोरोना के साथ फंगस के नए मामलों ने दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि राज्य और केंद्र सरकारें फंगस की चुनौती से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर रही हैं, लेकिन मुसीबत का सबब यह है कि इस संकट काल में येलो फंगस नाम के एक नए संकट ने भी दस्तक दे दी। राजधानी दिल्ली के करीब गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस सामने आया है। यहां एक मरीज में 3 तरह के फंगल इन्फेक्शन होने की जानकारी मिली। इस मरीज में ब्लैक और व्हाइट फंगस के साथ येलो फंगस का संक्रमण पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज में ब्लैक और व्हाइट फंगस के लक्षण नहीं थे। सिटी स्कैन की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मरीज का एंडोस्कोपी किया गया तो पता चला कि उसे ब्लैक और व्हाइट के साथ येलो फंगस भी है, जिसके बाद मरीज का फौरन ऑपरेशन किया गया। अभी आज सुबह ही डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि ब्लैक, येलो, वाइट तीनों का है। उसने एक्सट्रीम वीकनेस बताई है, जो कि वाइट फंगस में और ब्लैक फंगस में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ वो सारे सिम्टम बताए हैं जो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में थे। और वो सीटी स्कैन जो मेरे पास लेकर आए थे, सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। उनको मैंने बोला कि जब आपको बहुत वीकनेस है तो मैं आपका एंडोस्कोपी टेस्ट करता हूँ। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है, उसमें वाइट फंगस भी है, उसमें ब्लैक फंगस भी है। उसको इमीडिएटली ऑपरेट किया गया। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। येलो फंगस शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। फंगस का असर जैसे जैसे बढ़ता है, मरीज का वजन तेजी से कम होने लगता है और ये काफी घातक हो जाता है। इसमें घावों से मवाद का रिसाव होने लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि घावों के ठीक होने में बहुत समय लगता है। येलो फंगस के लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख न लगना और वजन कम होना देखा जा रहा है। येलो फंगस है वो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है कि उसमें जो घाव हम बनाते हैं उसकी सफाई करने के लिए उसको हीलिंग होने में बहुत समय लग जाता है। वो घाव रिश्ता रहता है, उससे खून रिश्ता रहता है। लेकिन जो वाइट और ब्लैक फंगस हैं, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ भरते रहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस काफी खतरनाक है, लेकिन एहतियात बरतकर इससे बचा भी जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक सबसे पहले लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। कुपोषित लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है और ऐसे लोगों में फंगस अटैक करते हैं। खुद की और अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक गंदगी ऐसे फंगस को न्योता देती है। इसके अलावा बाहर निकलने पर मास्क जरूर पहने और मास्क को नियमित रूप से धोएं भी। गंदे मास्क पर फंगस का खतरा ज्यादा होता है। आप लोग इन चीज़ों से दहशत में ना आए।
अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी यौगिक एक्सरसाइज करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, बाहर जब निकलते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और अपने मास्क डेली चेंज करते रहें, क्योंकि मास्क को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे, हमारा जो सांस की हवा उसमें जाती है तो उससे भी हमारे मास्क में भी फंगस होने का डर रहता है। अगर हम अपने आप को साफ़ रखेंगे, अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखेंगे तो इस तरह की बीमारी नहीं होगी। गाजियाबाद के ईएनटी स्पेशलिस्ट की माने तो उन्होंने अपने करियर में पहली दफा येलो फंगस देखा है। हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक येलो फंगस के किसी केस की सूचना मिलने से इनकार किया है। कोरोना के कहर के बीच ब्लैक फंगस भी जमकर तबाही मचा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। ब्लैक फंगस के इन मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक इस गंभीर बीमारी के करीब 5,424 केस दर्ज किए जा चुके हैं। देश के 18 राज्यों में इस काले जहर के मरीज मिल चुके हैं। आंध्र प्रदेश में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज हैं। गुजरात में 2000 से ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1188 मरीज हैं। राजस्थान में तो ब्लैक फंगस दहशत बनता जा रहा है। यहां अब तक 700 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस के 663 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा मरीज हैं। हरियाणा में ब्लैक फंगस के अब तक 339 मरीज सामने आए हैं। बिहार में ब्लैक फंगस के कुल 227 मरीज हैं, जबकि ब्लैक फंगस से अब तक 5 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। जिनको डायबिटीज़ है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके अपना चेकअप कराना चाहिए। सिंपल टेस्ट है, नाक का एग्जामिनेशन, नेजल एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं, जिससे आप नाक के अंदर देख सकते हैं और वहाँ से स्वैब और बायोप्सी भी ले सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस भी हो सकता है और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से इसका आउटकम भी बेटर रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि फंगल इन्फेक्शंस बाय नेम बेटर रहेगा रादर देन बाय कलर, क्योंकि उससे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देश की राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस के अब तक लगभग 500 मामले सामने आ चुके हैं। एलएनजेपी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 41 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें एक मरीज आईसीयू में भर्ती है। जीटीबी अस्पताल में भी ब्लैक फंगस के 41 मरीज भर्ती हैं, जबकि निजी अस्पताल सर गंगाराम में ब्लैक फंगस के 65 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक ब्लैक फंगस के लिए जरूरी इंजेक्शन एम्फोटेरिसन बी की कमी देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, एलएनजेपी के अंदर, जीटीबी के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें? वहीं दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लिहाजा अस्पताल ने इसके लिए 2 अलग वार्ड बनाए हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार ने यह भी दावा किया कि फिलहाल मरीजों के लिए जरूरी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे पास पेशेंट एडमिट होता है तो हम एक मेल करते हैं, एक मेल पे हम सारा जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट का, उसी के द्वारा हमें जो दवाई है वो प्राप्त हो जाती है इवनिंग तक। और हमारे पास पहले से दवाई थी हमारे पास, इसलिए हमारे पास जो पेशेंट्स हैं उनको सुचारू रूप से हम ट्रीट कर पा रहे हैं। और सर्जरी के लिए हमने 2 ऑपरेशन थिएटर भी अलग से बनाए हैं। कोरोना पॉजिटिव के लिए अलग से ओटी का अरेंजमेंट किया है, कोरोना नेगेटिव उसके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर हमने बनाए हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की पहचान करने और उनका समय पर इलाज करने के लिए राजस्थान सरकार ने डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों से पूछ रही हैं कि उनके घर में कोरोना से ठीक हुआ मरीज तो नहीं, ठीक हुए मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण तो नहीं। फंगस की पहचान के इस महाअभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीमें ठीक हुए मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री, क्या दवाइयां दी गईं, मरीज ऑक्सीजन पर रहा या नहीं, ऐसी तमाम जानकारियां जुटा रही हैं। जो कोरोना से ठीक हुए और कितने मरीज हैं, इसके लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कोरोना के मरीज कितने हैं, रिकवर हुए कितने हैं और उनमें ब्लैक फंगस के कितने लक्षण हैं।
जयपुर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जा रही है। हमारे साथ में जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, जो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पूरी टीम है जो हर घर पे जा रही है, डोर टू डोर पूछ रही है। शर्मा साहब, ये बताएं कि ये जो सबसे बड़ी चिंता है ब्लैक फंगस, क्या कर रहे हैं घरों पे जाकर, आप क्या पूछ रहे हैं, टीम क्या कर रही है? जिस तरह से कोरोना का अचानक रफ्तार बढ़ी, हमने जयपुर के अंदर पूरे ज़िले के अंदर हमारी टीमें बना के और शहर में और ग्रामीण इलाकों में बांट के सर्वे काम पहले शुरू कर दिया कोरोना के लिए। ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों की जान बचाने के लिए मध्य प्रदेश में नेजल एंडोस्कोपी की मुहिम शुरू की गई है। भोपाल में सरकार की ब्लैक फंगस नियंत्रण टास्क फोर्स के सदस्य और ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी दुबे ने 1 महीने के अंदर 500 नेजल एंडोस्कोपी की है। इससे 50 कोरोना मरीजों में वक्त पर ब्लैक फंगस का पता चला और फिर वक्त पर इनका इलाज हो सका। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस की इस बीमारी का विस्तृत नाम है नेजो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। ये बीमारी नाक से आंख में जाती है और आंख से दिमाग में जाती है। अगर ये बीमारी नाक से आंख में चली गई तो आंख निकालने की नौबत आ जाती है। अगर दिमाग में चली गई तो ये जानलेवा साबित हो जाती है। कई बार नाक से अगर ये तालू में चली जाती है तो तालू निकालना पड़ता है। इसलिए इसको ट्रीटमेंट देने का सफलता का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है वो ये है कि इसको नाक के स्तर पर ही पकड़ लिया जाए। कोरोना के साथ सरकारें अब लोगों को फंगस की फांस से बचाने में जुट गई हैं। डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि फंगस के चक्रव्यूह से देश जल्द बाहर आ जाएगा। बस जरूरत है तो इसके लक्षणों को पहचानने और जितनी जल्दी हो सके इलाज शुरू करने की।